हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ी वीडियो लेट हो गई, हो सकता है, हाँ वैसे थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, तो इट्स ओके। अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालती रहूँगी आप लोगों के लिए, और छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और पढ़ने में मज़ा भी आए। आप बोर भी फील नहीं करोगे, ज़्यादा लंबी वीडियो होंगी तो आपको बोर फील होगा। छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। और इसकी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एज अ होल, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, कोई फर्म है, कोई मार्केट है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाऊँ या मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट फिर से आपको स्टडी कराऊँ, ठीक है। तो पहले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है हम डिफरेंस भी पढ़ाएंगे आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए, तो हम इसमें पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? एज बुक डिस्क्राइब वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स। देखिए, इसमें स्टार्टिंग में ही क्या बता रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा है, फिर उसके बाद बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में। Microeconomics deal with the analysis of small individual unit of an economy, such as individual consumer, individual firm, individual industry, and market, and explain how prices of product and factors are determined. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, कोई एक इंडिविजुअल फर्म है, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, उसके बारे में हमें बताती है। कोई मार्केट है, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाती है, जिससे हम जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक किसी प्राइस जो है एक प्रोडक्ट का, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें उसके बारे में बताती है। अब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखिए आगे लिखा हुआ है, ऑन दी बेसिस दीज प्राइजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ रिसोर्सेज। ये छोड़िए, एक बार हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अब जस्ट अ मिनट, अब हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ डिटरमाइंड। क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटलिटी। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को एज अ होल, इन टोटल, मतलब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बताती है, ऐसे ही जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी के बारे में बताती है। वो पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री की बात नहीं करेगी, वो पर्टिकुलर किसी फर्म की बात नहीं करेगी, वो किसकी बारे में बात करेगी, इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटलिटी। टोटलिटी में हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उसमें सिस्टम बन रहा है, कैसे उसकी जीडीपी वगैरह है, या फिर कोई इकोनॉमी है उसकी जीडीपी कैसे ग्रोथ कर रही है, उसमें कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है मनी का, वो बताती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ इंडिविजुअल इंडस्ट्री और फर्म के बारे में बताती है, ठीक है। दोज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द लार्ज एग्रीगेट सच एज total employment, national product, national income of an economy and general price are determined। तो इसमें क्या हम करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारे क्या फ़ायदा करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारे लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। मान लीजिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम ये चीज़ नहीं पता कर सकते ना, हम कि भाई हमारी इकोनॉमी में है जो उसमें कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हम वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें तो हम इंडिविजुअल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एज अ एग्रीगेट फुल होल टोटलिटी में पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो हम उससे क्या पता लगा सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हम उससे प्राइस लेवल तो हम उसमें डिटरमाइन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में है उसमें हम जो बैलेंस ग्रोथ है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं।
एंड जो हमारी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें क्या डिफरेंस है ये तो हम इजीली बता सकते हैं, हम है ना, बता सकते हैं ना। आप खुद सोचिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है ना कि भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, हमारा पूरी एज अ इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम पर्टिकुलर प्राइस तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। उसमें हम जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी के बारे में, या फिर उसमें कौन सी वो है कौन सा सिस्टम है, या फिर जो जीडीपी है उसके बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में नहीं पता कर सकते। और जो हम देखेंगे आगे इसमें देखिए लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद such variable as the aggregate volume of output of an economy with the extent to which its resources are employed, with the size of national income, with the general price level. Microeconomics on the other hand deals with the division of total output, जो टोटल आउटपुट है वो कितना इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्ट में एंड फर्म, एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द डिवीजन ऑफ टोटल आउटपुट अमंग इंडस्ट्रीज, allocation of resources among competing uses. It consider problem of income distributions. Its interest is in relative price of particular goods and services. Got it? हमें आई होप आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और इसी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत सही, लेकिन जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में भी पता लग गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ आपको। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट की जा सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, जनरल प्राइस लेवल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने थोड़े से नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, मैं आपको वो दिखाती हूँ। शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके उनमें से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करनी है तो आप उसमें से इजीली पढ़ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शो यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो एकदम छोटे से नोट्स हैं, इजीली आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपको शॉर्ट रीडिंग लेनी है तो आप इनमें से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ होल और एग्रीगेट इकोनॉमी। क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है एक इकोनॉमी की जो डील करती है स्ट्रक्चर से, परफॉर्मेंस से, बिहेवियर से और डिसीजन मेकिंग ऑफ होल इकोनॉमी और एग्रीगेट इकोनॉमी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक वाइड इवेंट्स सच एज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल बिहेवियर ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। आई बात समझ में? देखिए, ये जो मैंने ब्लू पेन सब नीचे लिखा है पेंसिल के नीचे, ये बड़ा ही अच्छा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस एज होल। ये देखिए 2 लाइनों की लाइन है, बट पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को इसने 2 लाइनों में ही डिस्क्राइब कर दिया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? ब्रांच है एक इकोनॉमी की जो स्टडी करता है बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को एक एज अ होल। ठीक है, छोटी सी लाइन है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को ये अच्छे से अपने आप बता दिया अपने आप में। और जो एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है? बजट, डेफिसिट। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है बड़े क्लियर वर्ड्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड सेविंग, इन्वेस्टमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है? स्टडी करती है एग्रीगेट ऑफ डिमांड, सप्लाई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें कितनी तो डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी सेविंग हो रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आई बात समझ में? अब हम आते हैं स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग के बाद। आई होप आप सभी को मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई हेजिटेट होने वाली बात नहीं है, आप 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी मैं आपको ईज़िली वो डिस्क्राइब कर सकूँ, ईजी मैनर में आपको बता सकूँ। ठीक है, तो अब आता है हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में क्या है? मेरे पास बुक अवेलेबल है उसमें स्कोप नहीं दे रखा, उसमें थोड़े अलग ही पॉइंट्स रखे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से ये निकाले हैं स्कोप, क्योंकि हमें पता है, हमने मीनिंग पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग स्कोप बन जाते हैं। अगर आप लोगों को मीनिंग क्लियर है तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, जो हमने पढ़ा वही लिख दो।
स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट। कैसे हम स्कोप कैसे है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम्प्लॉयमेंट, देखिए जब हम जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, एज अ होल स्टडी करते हैं, हमने बार बार यही बात पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस एज अ होल। हमने बहुत बार पढ़ी है ये बात और ऊपर स्पष्ट वर्ड से लिखी भी हुई है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है, हम एक इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कितने परसेंट पीपल हैं, कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, और दूसरा फिर वो देखने के बाद हम ये देखेंगे कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो विलिंग टू वर्क हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। हम एक इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें बता सकते हैं ना कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, कितने लोगों को नहीं मिली हुई। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बता सकते हैं ना इजीली मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके कि भाई हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसको स्टडी करके एज अ होल कि भी हमारी जो इकोनॉमी में है इतने परसेंट जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका रोज़गार चलता है, उनको रोज़गार मिलता है, और कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो विलिंग टू वर्क हैं बट उनको काम नहीं मिल पा रहा है ना। इफ वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल देन वी इजीली सेज दैट कि भाई हमारे पास इतने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं और इतने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड आता है हमारा प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इजीली जो है प्राइस लेवल भी डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट की एक सर्विस सप्लाई को, डिमांड को, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके हम एक प्रोडक्ट है उसके प्राइस को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम का क्या मतलब हुआ, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं नेशनल इनकम। अब हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम पूरा एज अ होल स्टडी कर रहे हैं तो हम ये इजीली बता सकते हैं ना कि भाई हमारी जो नेशनल इनकम है, हमारी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो है, भाई हमारे पास कितने जो नेशनल इनकम है लोग कितने परसेंट पैसा खर्च कर रहे हैं, कितने परसेंट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, ये बता सकते हैं ना, बिकॉज हमने पढ़ा था ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का होता है, बिजनेस साइकिल हमें शो करता है बूम पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मतलब वो मैं आगे कुछ वीडियोस के बाद आई थिंक टॉपिक आएगा आपका बिजनेस साइकिल का, और आप पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे बिजनेस साइकिल क्या होती है, बट इट्स ओके अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, इसमें मैं ब्रीफ में बताऊंगी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल हमें शो करता है जैसे एक प्रोडक्ट है उसको हमने मार्केट में लॉन्च किया, जैसे न्यू प्रोडक्ट आया है हमारा मार्केट में, तो ऐसे तो नहीं है कि भी वो एकदम से ही अपने हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट्स गेन करने लग जाएगा, ऐसा किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं होता। तो जो बिज़नेस साइकिल है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो बूम पीरियड पे चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स में उसको मिल रहे हैं, कौन से बिज़नेस साइकिल पे चल रहा है। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट कैसी हो रही है, उसकी जो बिज़नेस साइकिल है, इट मीन्स बिज़नेस साइकिल तो हमने एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कैसे पढ़ सकते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। हम जो एक इकोनॉमी है उसको एज अ होल पढ़ रहे हैं तो ये इजी है ना फाइंड आउट करने के भी, जो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है ना। अगर हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी खुद की कंट्री में कुछ नहीं बन रहा, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मीनिंग तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा, वैसे नहीं है तो मैं बता देती हूँ। जब इंडिया है या फिर कोई भी कंट्री है वो बाहर के लोगों से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मैं जो एग्जांपल आपको दे रही थी, देखिए इंपोर्ट का मतलब होता है जैसे इंडिया है वो बाहर की कंट्री से हमारे देश में सामान मंगा रही है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और जो हमारी कंट्री है इंडिया वो कहीं बाहर सामान भेज दिए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमारी कंट्री है, अगर हमारी कंट्री जो है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब अपना जो माल है वो कहीं बाहर बेच रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे बहुत सारा सामान प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, अगर हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बाहर के देशों से सामान इंपोर्ट कर रही है, जब मैंने गलती से एक्सपोर्ट बोला था ना, वहाँ पे इंपोर्ट कर रही है, हमारे देश में कुछ सामान नहीं बन रहा लेकिन वो बाहर से क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। अगर वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है सामान और हमारी कंट्री में कुछ नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। तो हम
हम ये चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये किस चीज़ को स्टडी करके कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तब हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप खुद ही बता सकते हैं, वो एक सेकेंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में तो आप आई थिंक अब बता ही सकते हैं। वो बैलेंस ऑफ बीओपी को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, या बीओपी के बारे में हम कैसे बता सकते हैं ना। ये आपका होमवर्क है, आपको नहीं समझ में आता बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे स्टडी करते हैं या हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हम एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होती है, किसी स्टूडेंट को पता है एक्सचेंज रेट क्या होती है? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ आपको एक्सचेंज रेट क्या होती है। जैसे हम जो हमारी इकोनॉमी है कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, उसके बेसिस पे जो होती है एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे आई थिंक सो $1 की कीमत जो है वो 75 रुपीज़ है, आई थिंक सो, आई होप 75 रुपीज़ है। हाँ, तो वो क्या है, एक्सचेंज रेट है। इट मीन्स जो हमारी इकोनॉमी है, हम एक्सचेंज रेट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है एक्सचेंज रेट के बारे में? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख के ही हम एक्सचेंज रेट को डिस्क्राइब करते हैं। हमें पता चलता है कि भी हमारे जो रुपीज़ है उनकी वैल्यू क्या है एक्चुअल दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो हम ये भी कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके ही हम पता लगा सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी है या में उसमें जो हमारी इकोनॉमी है उसमें पैसे की कीमत क्या है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। आया समझ में? ये इसके स्कोप है, ये इसके नेचर्स हैं। अब हम करा देती हूँ 5 मिनट की वीडियो और बनेंगे आई थिंक सो। इसकी इंपॉर्टेंस करा देती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इट स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। ये देखिए, importance of macroeconomics, why the macroeconomics is important। आई थिंक आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बता सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। कि भी फर्स्ट देखो, हम बुक में से पढ़ लेते हैं या फिर वैसे जर्नल में बता देती हूँ मैं पहले आपको। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एग्रीगेट स्टडी करती है, एज अ होल स्टडी करती है। हम पूरी इकोनॉमी के बारे में एक बार में इकोनॉमी को पढ़कर, एक मतलब पढ़ के नहीं, इट मीन्स इकोनॉमी को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि भी कितने इनफ्लो हो रहे हैं, कितने आउटफ्लो हो रहे हैं, एक्सचेंज का पता कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट के बारे में पता कर सकते हैं। हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके पता कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ macroeconomics paradoxes, study of macroeconomics is important in its own sake as it tells us how the economy as a whole works। तो मैंने बताया ना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम पढ़ के ये पता कर सकते हैं कि भी जो हमारी इकोनॉमी है वो अपने आप में एज अ होल कैसे वर्क कर रही है, भाई उसमें कैसे चल रही है, सारी चीज़ें कैसे चल रही है, भाई जो पैसे हैं उनका इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है, हमारी कंपनी डेफिसिट में चल रही है या उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये, बस आप एक बार वीडियो आराम से शांति से बैठ के 2 मिनट देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरी इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेपर में ऐसे रट्टा मार के थोड़ी ना लिख के आ सकते, जो हमें समझ में आया है वही हम लिख के आ सकते हैं ना पेपर में। तो आप एक बार समझिए, आपके हाथ अपने आपको आता होगा तो आपका हाथ ऐसे स्मूथली चलेंगे। हाँ, तो आप एक बार मतलब अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा, आई एम डैम श्योर। हाँ, तो फिर अब हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज़। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम अगर एक चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, पूरा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पूरा स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या करती है कि भी जो कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज़, जो इश्यूज़ हो रहे हैं इकोनॉमी में या फिर किसी चीज़ में कोई इशू आ रहा है, किसी चीज़ में को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि भी उसमें हमें सब करेक्ट ही मिलेगा या सब कुछ अच्छा ही ऐसा कुछ होगा, नहीं है ना ज़रूरी। तो हम कोई इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स विच आर vital important for determining well-being of the
people. Macroeconomics problems such as unemployment, inflation, instability of foreign exchange rate causes a lot of human suffering. तो मैंने बताया था ना, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, स्टैग्फ्लेशन हो रहा है, क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, वो भी हम अगर एक इकोनॉमी को पूरा एज अ होल स्टडी कर रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं। और एज अ होल हम इकोनॉमी को कब स्टडी करते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने पढ़ा था ना कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को हम पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं वो आप, अगर आपको समझ में नहीं आया आप वीडियो पीछे करें और फिर से पढ़ें। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पॉइंट था वैसे ही ये पॉइंट भी आपके लिए। आप पीछे जाएं, पीछे से फिर से देखें और फिर से वीडियो को देखेंगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं आएगा, और जिन बच्चों को एक बार में समझ में आ गया वेल एंड गुड, उनको फिर से ये पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का भी मैंने आपको स्कोप करा रहे थे उस टाइम पे पॉइंट कराया था, देखिए फिर भी मैं आपको एक छोटा सा पढ़ा देती हूँ 2 लाइनें। बिजनेस साइकिल हैव बीन द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स थ्रो देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी अबाउट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिजनेस साइकिल। सिग्निफिकेंट एडवांस हैव बीन मेड इन ब्रिंगिंग आउट द कॉजेज which led to them। ठीक है, तो ये वही है, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, कोई ज़रूरत नहीं होती हमें बुकिश लैंग्वेज लिखने की। हमें क्या होता है, हमारी नॉलेज जज की जाती है, हमें कितनी नॉलेज है, कितना उसके चीज़ के बारे में पता है। आप खुद की लैंग्वेज में लिख के आओगे, खुद के वर्ड्स में लिख के आओगे, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा, बिलीव मी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, बस हमें पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। और पॉइंट्स भी हमें कब ध्यान देंगे, जब हमें मीनिंग क्लियर होगा, किसी चीज़ के बारे में हमें पता है तो वो इजीली हो जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसे भी हेल्पफुल होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई पॉलिसी, मतलब इन कौन सी पॉलिसी किस टाइम पे हमें लगानी है, कौन सी पॉलिसी किस टाइम पे यूज़ देगी, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं ना, तब हम इजीली पता लगा सकते हैं कि भी इस टाइम पे हमें फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है, इस टाइम पे हमें मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। और हम इकोनॉमी की स्टडी एज अ होल कब करते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्या था ये, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी, वर्किंग की, एक इकोनॉमी की, कैसे एक पर्सन को भी तो हेल्प करती है ना। जैसे मान लीजिए हमने पूरी इकोनॉमी, हमने कोई अपना काम स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और हमने पहले पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर लिया, उस प्रोडक्ट की या उस चीज़ की कितनी डिमांड है, कितना उसका लेन देन है, कितना वो एक्सपोर्ट होता है, या फिर हमें उसके लिए कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर लेते हैं, हमें पूरा अच्छे से पता लग जाता है, तो हम इंडिविजुअल डिसीजन भी इजीली ले सकते हैं ना। तो वो इंडिविजुअल डिसीजन में भी जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हेल्पफुल होती है। देखिए 2 लाइन इसकी भी पढ़ा देती हूँ मैं आपको। द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल हैज़ द इंडिविजुअल टू टेक बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन लेने में भी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी की एक होल, वो इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल द नॉलेज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स देम टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। आई बात समझ में? हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, why macroeconomics is important, that is the last point। importance in business decision, important है कि इसमें business decision लेने में। the understanding of macroeconomics also helps a good deal to businesses or their managers who are faced with various decision making problems। business firms do not work in vacuum। the level of overall economic activities, aggregated demand condition, government policies एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन अफेक्ट बिजनेस फर्म्स। जैसे हम सारी चीज़ों के बारे में जो बिजनेस है उसको तो सारी चीज़ें ही इफेक्ट करती है भाई। जो एक गवर्नमेंट है वो कौन सी स्कीम्स कर रही है, वो सब्सिडी दे रही है, तो कौन से किस टाइप के बिजनेस को, मतलब हमारे बिजनेस, कोई हमारा बिजनेस है क्लॉथ्स का, तो वो उसको जो मान लो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, दिस इज़ बेनिफिशियल,
राइट। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। अगर वो हमसे टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट कर दिए इन कंपेरिजन टू अदर बिजनेसेस, दैट इज़ वीक पॉइंट फॉर आवर बिजनेस, राइट, करेक्ट। तो हम एक इकोनॉमी को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी बेनिफिशियल नहीं है, और जो बिज़नेस डिसीजन है उनको लेने में भी हेल्पफुल होती है। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स मीनिंग्स, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस से कंप्लीट होता है। देखिए मैक्सिमम 25 के आसपास की वीडियो बनी होगी, 25 to 26 मिनट्स की। मैं यही कहूँगी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए, और आई होप आपने ध्यान से देखी होगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम।